अच्छा जी, एडमिट करते हैं। पार्टिसिपेंट्स जो है ना वो भी मुझे कम हो गए हैं, ये मीटिंग 10 पार्टिसिपेंट्स आए, 2 हो रहा है। राजपूत मास सही। अच्छा, मैं चाहूंगा आप लोगों की एक्टिव पार्टिसिपेशन रहे, भले चैट पे ही आप करें, ठीक है। क्वेश्चन कुछ स्टूडेंट चैट पे करते हैं, अच्छी बात है, वॉइस पे करें, चैट पे करें, जो आपको इजी लगे। लेकिन है ना, बिल्कुल वो ना रहे, साइलेंट जोन में ना रहे, खास तौर पे ऑनलाइन क्लास में, क्योंकि ऑनलाइन क्लास में जो है ना वो फिर हमें ये फील ना आए कि भाई स्टूडेंट ने जो है वो मोबाइल से लॉग इन करके एक तरफ मोबाइल रख दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम तो नेक-गुमानी करेंगे आपके लिए, आपने ऐसा नहीं किया, लेकिन ये कि अगर आप एक्टिवली रेस्पॉन्ड कर रहे होंगे चीज़ों का, मैं बाज़ औक़ात मैं पूछता हूँ काफ़ी चीज़ें, तो वो रिस्पॉन्स सिर्फ़ 1-2 स्टूडेंट्स कर रहे होते हैं बस। तो इंटरैक्टिव रखें, चैट पे ही इंटरेक्शन रह सकती है, अगर वॉइस में अगर कोई हो रहा है तो चैट पे करते हैं, ठीक है, लेकिन ये एक इंटरेक्शन रखें। जो स्टूडेंट्स इंटरेक्शन करते हैं तो वो मतलब टीचर के जहन में भी रहते हैं ना, जाहिर है वो इंटरप्ट जनरेट होता है ना बार बार। इंटरेक्शन का मतलब क्या है कि रेस्पॉन्ड कर रहे हो, भले जरूरी नहीं है क्वेश्चन कर रहे हो आप रेस्पॉन्स कर रहे हो, और तो मतलब वो है कि उससे इंटरेक्शन अच्छी रहती है, और फिर हम बोलने वाला भी यही समझता है भाई लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है। अच्छा, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर मोड्स की शिफ्टिंग के बारे में बात हो रही है। तो हमने ये देख रहे थे कि फॉर एग्जांपल अब ये आपका यूजर का प्रोसेस चल रहा है, और मैंने ये प्रिंट आउट की खुद ही एग्जांपल बताई थी आपको, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और से सिस्टम कॉल हुई तो फौरन यूजर मोड से कहाँ चला गया, कर्नल मोड पे। ट्रैप जनरेट हुआ, क्योंकि सॉफ्टवेयर से जनरेट होता है तो ट्रैप होता है, हार्डवेयर के लिए जनरेट होगा तो इंटरप्ट होगा। ट्रैप जनरेट हुआ और ये बिट शिफ्ट हो गई, पहले बिट 1 थी, अब बिट क्या हो गई, 0। 0 बिट हुई। अब जो ट्रैप थी वो जो कर्नल मोड पे आ गया, इस मोड पे जो काम करना था किया। फॉर एग्जाम्पल फाइल सेव करनी थी, फाइल सेव कर ली, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम में जो काम करना था किया। इस काम करने के बाद दोबारा से अब ये बिट चेंज होगा, अब ये 1 से कहाँ हो जाए, दोबारा चला शिफ्ट हो जाएगा रिटर्न टू से फ्रॉम सिस्टम कॉल, जहाँ से सिस्टम कॉल की तो वापस रिटर्न हो जाएगा, और मोड बिट दोबारा 1 हो जाएगी, दोबारा यूजर मोड पे आ जाएगा। तो ये आपने देखा, शिफ्टिंग समझ में आ गई होगी आपको, कि यूजर मोड से कर्नल मोड पे शिफ्ट होता है, मोड बिट जब 1 से 0 होती है, और जब 0 से जब वो काम कंप्लीट कर लेता है, ऑपरेटिंग सिस्टम अपना काम कंप्लीट कर लेता है, कंप्लीट करने के बाद अपने काम को दोबारा से शिफ्टिंग वो कर लेता है यूजर मोड पे, 0 से बिट दोबारा 1 हो जाती है। तो ये ड्यूअल मोड का जो कॉन्सेप्ट था, वो मोड बिट का, वो आपको क्लियर हो गया होगा। तो क्वेश्चन तो नहीं है मोड बिट में, ठीक है, क्लियर है। सही। अच्छा जी, अब प्रोसेस मैनेजमेंट की हम बात करते हैं। प्रोग्राम काउंटर प्रोसेस, यानी कि मतलब प्रोसेस कैसे मैनेज किया जाता है। मैंने आपको पहले बताया, जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है तो रैम में होता है, ठीक है। तो रैम में जो अगर प्रोग्राम हो, जैसे यहाँ पर लिखा है, आप प्रोसेस और प्रोग्राम में फर्क है। ये सवालात जो है ना, कभी कभी आप कभी टेस्ट देने जाओ ना जॉब के लिए, वहां भी पूछते हैं कि प्रोसेस और प्रोग्राम में क्या फर्क है। अब प्रोसेस इज अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है उसको कहते हैं प्रोसेस, ठीक है। आ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज नोन एज प्रोसेस। तो इट इज अ यूनिट ऑफ वर्क विद इन द सिस्टम। अच्छा, अब इसमें प्रोग्राम इज पैसिव एंटिटी। प्रोग्राम क्या है, पैसिव एंटिटी है, यानी कि प्रोग्राम पैसिव का मतलब क्या है, ये इसमें कोई काम नहीं हो रहा, ये भी हार्ड डिस्क पे रखा हुआ है, कोई काम नहीं हो रहा। लेकिन जब आपने इस पर डबल क्लिक किया, ये उठ के रैम में आ गया और एग्जीक्यूट होने लगा है, तो अब क्या हो गया, ये प्रोसेस हो गया। तो प्रोग्राम जो है वो पैसिव एंटिटी है जब वो चल नहीं रहा, लेकिन जब वो चल रहा है, रैम में आ चुका है,
चलने के लिए। तो अब वो प्रोसेस जो है वो क्या हो गया, वो एक्टिव एंटिटी बन गया। ये बात क्लियर हो गई? प्रोग्राम और प्रोसेस में फर्क समझ में आ गया? तो लफ्ज प्रोसेस यूज होगा हमारे कोर्स में बार बार, और प्रोसेस का लफ्ज जैसे ही आप समझ जाएं कि ये रैम में आ गया है, प्रोग्राम उठ के चलने के लिए, या चल रहा है, या चलने के लिए रैम में आ चुका है, ठीक है ना? तो ये प्रोसेस का मतलब ये है। अच्छा जी, प्रोसेस नीड्स रिसोर्सेज टू अकम्प्लिश इट्स टास्क। अब प्रोसेस चलेगा कैसे? जाहिर है उसको रिसोर्सेज चाहिए ना। क्या रिसोर्स चाहिए? मतलब सीपीयू चाहिए। प्रोसेस को कौन चलाएगा? सीपीयू चलाएगा। फिर रैम भी चाहिए प्रोसेस को, क्योंकि रैम में स्टोर होगा। फिर जाहिर है प्रोसेस चलने के लिए हो सकता है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की उसको हेल्प चाहिए हो, कि इनपुट से आउटपुट डिवाइसेस कुछ फाइल्स चाहिए हो उसको सेव होने के लिए, और कोई डेटा चाहिए इनिशियलाइज होने। तो ये कुछ रिसोर्सेज, ये कुछ चीजें हैं जो कि प्रोसेस को चाहिए होती हैं अपना भी कोई भी काम कंप्लीट करने के लिए, ठीक है? अच्छा जी, प्रोसेस टर्मिनेशन रिक्वायर्स द क्लेम ऑफ एनी रियूजेबल रिसोर्सेज। तो रिक्लेम का मतलब क्या है कि प्रोसेस, जब देखो प्रोसेस क्रिएट होता है, चलता है, फिर प्रोसेस को टर्मिनेट भी किया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस को टर्मिनेट भी करता है। अगर उसको टर्मिनेट नहीं करेगा तो वो प्रोसेस हमेशा रैम में रहेगा, फिर वो बाहर नहीं जाएगा। बात समझ आ रही? क्योंकि वो एग्जीक्यूट हो गया, वो प्रोसेस अब रैम में रखा हुआ है, लेकिन अगर वो टर्मिनेट नहीं किया जाएगा तो रैम से बाहर नहीं निकलेगा, वो रैम में खामखा जगह घेरेगा। तो प्रोसेस को टर्मिनेट किया जाता है। तो कोई भी सिस्टम की रिसोर्स जो है वो यूज करके प्रोसेस को टर्मिनेट कर दिया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम खुद भी करता है, कभी कभी हम भी करते हैं, ठीक है? तो कभी आपने देखा होगा अल्टर कंट्रोल डिलीट करो, किसी भी किया होगा आप लोगों ने, अल्टर कंट्रोल डिलीट करके कोई प्रोग्राम डिलीट कर रोक, मतलब टर्मिनेट करना हो तो आप कर देते हो। कभी कभी सिस्टम हैंग होता है या कोई प्रोग्राम हैंग हो रहा होता है तो आप उसको फोर्सफुली भी टर्मिनेट कर देते हो, वो रैम से बाहर निकल जाता है, ठीक है? तो टर्मिनेशन जरूरी है प्रोसेस की, और वो ऑपरेटिंग सिस्टम भी करता है, हम भी कर सकते हैं। सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस हैज वन प्रोग्राम काउंटर स्पेसिफाइंग लोकेशन ऑफ नेक्स्ट। अब होता है सिंगल थ्रेड का मतलब क्या है कि एक वक्त में एक प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है? तो हम कहेंगे सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस, एक वक्त में एक प्रोग्राम चल रहा है। और लेकिन प्रोग्राम तो एक है, लेकिन उस प्रोग्राम के अंदर जाहिर है इंस्ट्रक्शन तो ज्यादा, इंस्ट्रक्शंस तो मल्टीपल होंगी ना। पहले एक इंस्ट्रक्शन चलेगी, फिर दूसरी इंस्ट्रक्शन चलेगी, फिर तीसरी इंस्ट्रक्शन। या आपने कोई सी शार्प का कोड लिखा हुआ है, अब वो वन बाय वन एक एक लाइन को चलाएगा ना। अच्छा, पहली इंस्ट्रक्शन ये चलेगी, दूसरी ये चलेगी, तीसरी ये चलेगी। ये कैसे श्योरिटी होगी पहले के बाद ये दूसरे पे आए, दूसरे के बाद तीसरे पे आए, इस पर आए? इसको मैनेज कौन करेगा? इसको मैनेज करेगा प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर एक तरह का रजिस्टर है, बल्कि जो कि सीपीयू में होता है। उसका काम क्या होता है, जो अगली नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन चलने वाली होती है ना, उसका जो है एड्रेस अपने पास रखता है। जैसे अगर 1 पर है ना, तो प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू हो जाएगी 2। अभी वन हो रही है इंस्ट्रक्शन, लेकिन प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू 2 हो जाएगी कि अगली इंस्ट्रक्शन चलने वाली है वो 2 है। और जब 2 रन होगी तो प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3। फिर जो अगली इंस्ट्रक्शन चलने वाली है वो 3 है। तो आपको समझ में आ गया? प्रोग्राम काउंटर से सारी लॉजिक जो है ना प्रोग्रामिंग की, वो क्रिएट होती है, क्योंकि अगली इंस्ट्रक्शन कौन सी चलनी है ये कौन तय करेगा? प्रोग्राम काउंटर तय करता है। जैसे कभी कभी आप फंक्शन भी तो कॉल करते हो, आप करते हो कॉल करके आपने किसी फंक्शन का नाम लिख दिया। फॉर एग्जांपल ऐड के नाम से एक फंक्शन बना हुआ है, उसको आपने कॉल कर लिया, ठीक है? अब क्या होगा, अगली लाइन वो फंक्शन, इसके नीचे भी कोड लिखा हुआ है, लेकिन वो यहाँ नहीं जाएगा, बल्कि ऐड का जो फंक्शन बना हुआ है उस पर जंप कर जाएगा, क्योंकि प्रोग्राम काउंटर जो है अब ऐड के फंक्शन पे जंप करवा देगा। अगली इंस्ट्रक्शन जो होगी वो ये फंक्शन होगा जो चलने वाला है। क्लियर हो गया प्रोग्राम काउंटर का काम? सर इसमें इसको पता कैसे चलता है कि अगला प्रोग्राम ये चलाना है? अगली प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन अगली इंस्ट्रक्शन अगली इंस्ट्रक्शन कैसे अच्छा पता चलता है? क्योंकि उसको, अच्छा असेंबली लैंग्वेज आप लोगों ने पढ़ ली? नहीं सर, अभी पढ़ रहे हैं। तो उस अभी टाइप अभी वही होता है, पॉइंटर नीचे चल रहा होगा हाँ, तो। असेंबली में डिटेल में हाँ बताई जाती है ये पूरी चीज। असेंबली की लैंग्वेज का टॉपिक है ये, प्रोग्राम जी काउंटर जी, वाला। सोवल में पढ़ा था। हाँ, ये उसका टॉपिक है, अब मैं पढ़ा भी रहा हूँ सेमेस्टर में। तो वो ये उसका टॉपिक है कि प्रोग्राम काउंटर जो है एक्चुअली वो असेंबली लैंग्वेज के अंदर जो है वो हेक्साडेसिमल एड्रेसेस होते हैं। हेक्साडेसिमल एड्रेसेस को वो बाइट में काउंट करके फिर वो जंप करता है अगली इंस्ट्रक्शन पे।
12 इसके एक टेक्निक है, मैकेनिज्म है कि वो अगली इंस्ट्रक्शन पे कैसे जंप करता है, लेकिन अगली इंस्ट्रक्शन चलती वही है जो इसको प्रोग्राम काउंटर जो है ना इंडिकेट कर रहा होता है। वरना देखो ना, अगर आप लिखते हो फॉर एग्जांपल a इज इक्वल टू 10, a इज इक्वल टू 5, a इज इक्वल टू 3, अब आपसे मैं सवाल ये कर रहा हूँ कि a की वैल्यू क्या होगी? सर ए की वैल्यू 3 होगी ना बाद में। हाँ 3 होगी। 3 क्यों होगी? पहले इंस्ट्रक्शन ये चलेगी, फिर इंस्ट्रक्शन ये चलेगी और फाइनली ये चलेगी। तो जो आखिरी में, लेकिन अगर लॉजिक अगर पहली के बाद दूसरी इंस्ट्रक्शन ना चले, अगर वो पहले ये चला दे फॉर एग्जांपल, दूसरा ये चला दे, तो तीसरा ये चला दे, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होने लग जाए तो आप कोई भी प्रोग्राम लिख ही नहीं सकोगे। C# पे कहीं भी कोई प्रोग्राम लिख ही नहीं सकोगे। प्रोग्राम लिखोगे जब टॉप टू डाउन एक एक करके इंस्ट्रक्शन चल रही हो, और वो इंश्योर करता है प्रोग्राम काउंटर। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी चीज होती है, वरना जो है लॉजिक प्रोग्राम की बनी नहीं पाएगी। तो प्रोसेस एग्जीक्यूशन इंस्ट्रक्शन सीक्वेंशियली वन एट अ टाइम अंटिल कंप्लीशन। तो एक ही वक्त में जो है ना, मतलब जब तक प्रोसेस जो है कंप्लीट नहीं हो जाता, एक के बाद दूसरा जो है वो इंस्ट्रक्शन चलती रहती है प्रोग्राम काउंटर के जरिए। सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस में एक प्रोग्राम चल रहा होता है, मतलब एक सिंगल थ्रेड प्रोसेस में एक प्रोग्राम होता है जिसमें मल्टीपल इंस्ट्रक्शन होती है। मल्टी थ्रेडेड प्रोसेस का मतलब क्या है? मल्टीपल प्रोग्राम एक साथ चल रहा है, तो वो हो जाता है मल्टी थ्रेडेड प्रोसेस हैज वन प्रोग्राम काउंटर पर थ्रेड। यानी कि प्रोग्राम तो एक है, लेकिन प्रोग्राम काउंटर एक प्रोग्राम है, उसके अंदर सब प्रोग्राम्स हैं, उसको कहेंगे मल्टी थ्रेडेड। अच्छा, मल्टी थ्रेडेड का आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। देखो आपने क्रोम क्रोम खोला ना, क्रोम क्रोम तो अब एक ही थ्रेड हो गया। लेकिन अगर क्रोम के अंदर बहुत सारे टैब्स हैं, आपने मल्टीपल वेबसाइट्स अलग अलग टैब पे विजिट की, अलग अलग टैब पे आपने मल्टीपल वेबसाइट्स खोली हैं, तो अब वो हर वेबसाइट एक अलग थ्रेड है, तो वो मल्टी थ्रेड प्रोसेस हो गया, क्योंकि अलग अलग थ्रेड अलग अलग वेबसाइट पे अलग अलग कंटेंट चल रहे हैं, जो कि अलग अलग हैंडलिंग हो रही है उनकी। तो ये हो जाएगा मल्टी थ्रेडेड प्रोसेस। ठीक है ना? हर हर थ्रेड के अंदर अब उसका हर थ्रेड का प्रोग्राम काउंटर अपना है। ठीक है ना? जाहिर है, अगर आपने कीट की वेबसाइट खोली तो कीट की वेबसाइट को जो प्रोग्राम काउंटर चल रहा होगा, कीट वो अलग चल रहा होगा। कोई और वेबसाइट खोली आपने, ठीक है, यूट्यूब खोला तो उसका उसका काउंटर अलग चल रहा होगा। तो मल्टी थ्रेडेड प्रोसेस में हर थ्रेड का काउंटर अपना होता है। ठीक है, तो ज्यादातर जो है सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर बहुत सारे प्रोसेसेस एक साथ चल रहे होते हैं कंकरेंटली, और मल्टी थ्रेडेड होते हैं, और उनके दरमियान मल्टीप्लेक्सिंग होती है, और सारे प्रोसेसेस जो है वो चल रहे होते हैं। तो थ्रेडिंग के बारे में भी हम पढ़ेंगे, चैप्टर है पूरा थ्रेड्स के ऊपर, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो प्रोसेस मैनेजमेंट एक्टिविटीज का मतलब क्या है कि द ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिस्पांसिबल फॉर फॉलोइंग एक्टिविटीज, जैसे प्रोसेस को क्रिएट करना, डिलीट करना, प्रोसेस को सस्पेंड करना, रिज्यूम करना, ये सारा काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ठीक है, सस्पेंड का मतलब क्या है? थोड़ा सी देर के लिए प्रोग्राम को रोक दिया, फिर चला दिया। ये प्रोवाइडिंग मैकेनिज्म फॉर प्रोसेस सिंक्रोनाइज, प्रोसेस को सिंक्रोनाइज करना, आपस में प्रोसेस को आपस में एक दूसरे के साथ सिंक करना। ठीक है, ये भी काम होता है इसका। जैसे आप कीबोर्ड से लिख रहे हो, कीबोर्ड से लिख रहे हो, माउस से क्लिक कर रहे हो, लेकिन ये सब डिवाइसेस सिंक है ना हमारे सीपीयू के साथ, फौरी तौर पे काम हो जाता है। अगर सिंक नहीं होंगी तो हम लिखते रहे, कुछ काम देर बाद होगा, ऐसा नहीं होता। डिवाइसेस आपस में सिंक है, तो फौरी तौर पे जो हम काम कर रहे होते हैं वो आपस फौरन रिफ्लेक्ट होता है। प्रोवाइडिंग मैकेनिज्म फॉर प्रोसेस कम्युनिकेशन, प्रोसेस आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। एक प्रोसेस 1 है, ये हम टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक आएगा आगे प्रोसेस कम्युनिकेशन के नाम से। ठीक है, जो यहाँ पर तो एक जुमला लिखा हुआ है, प्रोवाइड मैकेनिज्म फॉर प्रोसेस कम्युनिकेशन, यानी कि एक प्रोसेस है P1, वो P2 से कम्युनिकेट करेगा, दूसरा प्रोसेस है P2, वो P1 से कम्युनिकेट करेगा। ठीक है, ये करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में, ऐसा होता है, एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस के साथ कम्युनिकेट करता है। तो इसको क्या कहते हैं? जैसे कोई फाइल है, शेयरिंग पे लगा दी, मैंने कोई फाइल शेयर कर दी, अब वो फाइल मल्टीपल लोग शेयर उसको एक्सेस कर रहे हैं, तो एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस से कम्युनिकेट कर रहा है। ठीक है, तो प्रोसेस कम्युनिकेशन होती है। प्रोवाइडिंग मैकेनिज्म्स फॉर डेडलॉक हैंडलिंग, डेडलॉक का पूरा चैप्टर है, हम पढ़ेंगे। डेडलॉक हैंडलिंग का मतलब क्या है? मुझे एक तरह से ये भी डेडलॉक है, P1 P2 का वेट कर रहा है फॉर एग्जांपल, अगर, और P2 P1 का वेट कर रहा है, तो दोनों एक दूसरे का वेट कर रहे हैं। P1 P2 का वेट कर रहा है चलने के लिए, P2 P1 का वेट कर रहा है चलने के लिए। अब दोनों एक दूसरे का वेट कर रहे हैं, तो चल कोई भी नहीं रहा, उसको कहते हैं डेडलॉक।
तो ये जिसको कहते हैं हम सिस्टम हैंग हो गया भाई हमारा। ऐसा होता है ना ऑपरेटिंग सिस्टम, अब तो कम ही होता है, पहले बहुत ज़्यादा होता था। तो अब तो जैसे-जैसे आगे आते जा रही है एडवांस टेक्नोलॉजी, प्रोसेसर्स की ताकत भी बढ़ रही है, कोर i7 और आगे जा रहे हैं, रैम भी ज़्यादा लग रही है और ऑपरेटिंग सिस्टम भी अब बहुत अच्छी तरीके से, जैसे विंडोज़ 10 है, विंडोज़ 10 में आपको ये शिकायत नहीं मिलेगी हैंग हैंग हो गया, विंडोज़ हैंग हो गई। ये काफ़ी हद तक जो है ना उन्होंने कवर कर ली हैं चीज़ें, लेकिन बहरहाल अ, ये जो है ना डेडलॉक होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में, ठीक है? तो प्रोसेस एक दूसरे का वेट कर रहे होते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मिड टर्म से पहले कवर करेंगे, आउटलाइन में मिड टर्म से पहले ही लिखा हुआ है। तो इंशाल्लाह इसको मिड टर्म से पहले कवर करेंगे और इसमें से सवाल भी आएगा एग्जाम में, मिड टर्म में सवाल भी आएगा कि डेडलॉक कैसे हैंडल किया जाता है। बहरहाल यहाँ तो एक जुमला है, आगे जाके डिटेल में देखेंगे। और मेमोरी मैनेजमेंट की बात आ रही है, मेमोरी मैनेजमेंट, ये वही बात जो मैं थोड़ी देर पहले की कि रैम में जब जगह फुल हो गई तो क्या करेगा, वर्चुअल मेमोरी पे जाएगा, ठीक है? तो वो वाली चीज़ें, वर्चुअल मेमोरी वाली चीज़ें सारी जो है वो मेमोरी मैनेजमेंट से ताल्लुक रखती हैं। और इसके अंदर मेमोरी मैनेजमेंट में कौन-कौन सी एक्टिविटीज़ हैं? कीपिंग ट्रैक ऑफ व्हिच पार्ट ऑफ मेमोरी आर करंटली बीइंग यूज्ड, ठीक है? रैम का कौन सा हिस्सा यूज़ हो रहा है, कौन यूज़ कर रहा है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम इन चीज़ों को चेक करता है, ठीक है? और कौन सा प्रोसेस जो है वो रैम में जाएगा, कौन सा प्रोसेस रैम से बाहर आएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम ये सारे काम देखता है। और रैम को स्पेस मिलना, रैम किसी भी प्रोसेस को रैम में जो स्पेस मिलती है उसकी एलोकेशन और डी एलोकेशन वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। तो बहरहाल ये मेमोरी मैनेजमेंट का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम का ही है। इसके साथ-साथ स्टोरेज मैनेजमेंट का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम का है, ठीक है? तो स्टोरेज मैनेजमेंट में जैसे आप देखें कोई भी आप देखो स्टोरेज मैनेजमेंट में ना एक होता है लॉजिकल स्टोरेज। लॉजिकल स्टोरेज का मतलब क्या है कि कोई आप ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई भी चीज़ बनाते हो, फाइल बनाते हो ना, यानी कि सॉरी अपना सिस्टम में कोई भी चीज़ बनाओगे आप फाइल, उसको कोई फाइल बनाओगे, फाइल का नाम रखोगे ना, जैसे एमएस वर्ड की फाइल है, पीडीएफ है, वो सब फाइल्स है ना। और फाइल को किसी फ़ोल्डर में रख देते हो आप। वो सारी की सारी क्या चीज़ें, वो लॉजिकल है, लॉजिकल व्यू है उसका, ठीक है? जो इन्फॉर्मेशन स्टोर कर रहे हो उसका लॉजिकल व्यू। हकीकत में वो फाइल आपके हिसाब से पीडीएफ होती है या डॉक होती है, हकीकत में जो सेव हो रही होती है वो तो अलग ही फॉर्मेट पे सेव हो रही होती है। लेकिन उसका पीडीएफ और डॉक बना के वो उसका अपर लेयर के ऊपर वो काम करता है, प्रेजेंटेशन लेयर पे जो उसको बना के रख देता है। लेकिन अगर नीचे लेयर पे देखा जाए तो वो तो बाइट ही सेव हो रही होती है बस। तो बहरहाल ये फाइल का कॉन्सेप्ट हमारे लिए होता है ताकि हम स्टोरेज हम फाइल के अंदर ही कर रहे होते हैं। और फाइल सिस्टम जो है सारे उसके अंदर सारी डायरेक्टरीज का मतलब क्या है, फोल्डर्स, ठीक है? तो सारी फाइल जो है वो फोल्डर्स के अंदर ही मैनेज हो रही होती हैं और हम कर रहे होते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हम ये काम बार बार करते हैं, फाइलों को क्रिएट करते हैं, फाइलों को डिलीट कर देते हैं, ठीक है? डायरेक्टरीज बनाते हैं, फाइलों को मैनिपुलेट करते हैं, कॉपी पेस्ट वगैरह जो भी काम कर रहे होते हैं, मैपिंग फाइल्स ऑन टू सेकेंडरी सेव कर रहे होते हैं फाइल को हार्ड डिस्क पे, उसका बैकअप लेके जो है इसको कहीं और सेव कर रहे होते हैं। तो ये काम हम करते रहते हैं, लेकिन सारी चीज़ों के लिए हमें हमें हेल्प चाहिए होती है ऑपरेटिंग सिस्टम की। इस तरीके से मास स्टोरेज मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि अ, जो डिस्क आपके पास डिस्क भी है, डिस्क की भी स्केजुलिंग होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम ये काम कर रहा होता है, कभी-कभी हार्ड डिस्क के अंदर भी जो है ना वो हार्ड डिस्क के अंदर की भी मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है, ठीक है? तो हार्ड डिस्क के अंदर सेक्टर्स होते हैं और कुछ बैड से मतलब ऐसे सेक्टर्स होते हैं, डेटा बिखरा हुआ होता है, वो डेटा को एक तरफ करके रख देता है, मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ होती हैं। तो वो सारी की सारी स्टोरेज से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम अपने एंड पे कर रहा होता है। आपने नाम सुना होगा राइट वंस रीड मैनी टाइम, ठीक है? यानी कि सीडी के अंदर ये होता है ना, सीडी के अंदर एक मर्तबा राइट कर दो और उसको बार-बार आप उसको रीड कर सकते हो, लेकिन बार-बार राइट नहीं कर सकते। तो सीडी के अंदर वॉर्म होता है, जैसे ये इस तरह से आरडब्ल्यू का मतलब है रीराइट, बार-बार रीराइट कर सकते हो। सीडी ऐसी भी आती है जिनको रीराइटेबल होती हैं, ठीक है? तो ये सारे काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम चेक करता है, कौन सी राइटेबल है, कौन सी रीराइटेबल है, कैसे करना है, राइट कैसे करना है, सीडी पे रखना कैसे है, ठीक है ना? तो ये काम सारा का सारा ऑपरेटिंग सिस्टम अपने एंड पे कर रहा होता है। और यहाँ पर भी ये दिखाया है लेवल्स है, ठीक है? यहाँ पर मिसाल के तौर पे ये मैं पहले भी दिखा चुका हूँ डायग्राम आपको कि सबसे करीब रजिस्टर होता है, उसके बाद कैशे होता है, फिर रैम होती है, फिर सॉलिड स्टेट ड्राइव है, मैग्नेटिक, जितना दूर होता जाएगा सीपीयू से उतनी स्पेस बढ़ती जाएगी, ठीक है? साइज बढ़ता जाएगा, ये साइज बढ़ता जा रहा है। रजिस्टर का साइज सबसे छोटा है 1 केबी, क्योंकि सीपीयू के अंदर ही ये होता है। लेस देन 1 केबी, 1 केबी से भी कम होता है, ठीक है?
और कैशे जो है वो 16 MB से कम होता है। उसकी लेंथ, मेन रैम की लेंथ जो है वो 64 GB से कम होती है। सॉलिड स्टेट ड्राइव की 1 TB से कम होती है। मैग्नेटिक डिस्क यानी हार्ड डिस्क इसकी 10 TB से कम होती है। इस तरह से ये सबकी जो है ना स्पेसिफिकेशन दी हुई है ताकि एक बुक में आपको समझ में आ जाए कि स्टोरेज के अंदर मल्टीपल लेवल्स हैं, जो हम देख भी चुके हैं पिछली क्लास में। उसका एक टेबुलर व्यू है, तो इसके अंदर ताकि पता चल जाए कि हर एक के अंदर अलग अलग एफिशिएंसी है हर स्टोरेज की। और ये भी हम लास्ट क्लास में कर ही चुके हैं, तकरीबन कैशे का काम करता है, ठीक है। यानी कि कोई भी वैल्यू उठेगी वो हार्ड डिस्क से उठ के कहाँ आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक क्या एक वैल्यू है जो हार्ड डिस्क पे रखी हुई है, हार्ड डिस्क से उठ के कहाँ आएगी, रैम में। ये चलना है ना, इसको चलना है, इस फाइल को चलना है, तो ये फाइल एक ही फाइल हार्ड डिस्क से उठ के कहाँ आएगी, रैम में। फिर रैम से उठ के कहाँ जाएगी, कैशे में। कैशे से उठ के कहाँ जाएगी, रजिस्टर में, जो सीपीयू के अंदर है, वहां पर इसको एग्जीक्यूट करता है सीपीयू। दोबारा इसको ए चाहिए होगा सीपीयू को, तो वो कहाँ से उठाएगा। फॉर एग्जांपल रजिस्टर से निकल गया वो, रजिस्टर टेम्पररी होता है ना, रजिस्टर से ए निकल गया, अब दोबारा इसको ए चाहिए, तो वो कहाँ से उठाएगा, कैशे से उठा लेगा, क्योंकि कैशे में तो मौजूद होगा ना, क्योंकि कैशे तो रखता है अपने पास, तो कैशे से ले लेगा, उसको दोबारा हार्ड डिस्क पे जाने की जरूरत नहीं होगी। तो इससे फायदा क्या होता है, आपकी जो है आपको जो है ना फास्टर कम्युनिकेशन हो जाती है। आपको मोस्ट रिसेंट वैल्यू जो है वो कैशे के अंदर जो है वो मोस्ट रिसेंट वैल्यू रख दी जाती है। अगली मर्तबा वो, फॉर एग्जांपल अगली मर्तबा अगर वो ए को ढूंढे और ए उसको यहाँ नहीं मिले, तो वो रैम में जाएगा। तो रैम में अगर ए रखा है तो रैम से उठ के दोबारा कैशे में आएगा, ठीक है, और कैशे से उठ के दोबारा फिर रजिस्टर में आ जाएगा। तो मोस्ट रिसेंट वैल्यू जो है वो आती रहती है कैशे में, और उसको फिर एक्सेस कर किया जाता है। अच्छा जी, आईओ सब सिस्टम्स की हम बात करें। One purpose of operating system is to hide peculiarities of hardware devices. अच्छा ये तो इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है, छोड़ देते हैं। प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी, ये तो हमें पता ही है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी ये काम करता है। आप लैब में जाते हो, आप सबका यूजर आईडी पासवर्ड आपको बना हुआ है, ठीक है, लैब सर्वर के ऊपर आपका यूजर आईडी पासवर्ड बना दिया। क्यों बना दिया, ताकि आपको प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी मिल जाए, ठीक है ना। आप अपनी लॉगिन से ही जो है ना एक्सेस करोगे, और किसी भी सिस्टम पे आप एक्सेस करो, आपको जो राइट्स मिले हुए वो हर सिस्टम के ऊपर आपको अवेलेबल होंगे। तो यूजर आईडी बना दी जाती है, ठीक है, तो यूजर आईडी सिक्योरिटी आईडी यानी पासवर्ड बना दिया जाता है, इसके जरिए से आप एक्सेस करते हो। ग्रुप आईडी का मतलब क्या है, जैसे स्टूडेंट का ग्रुप बनाया हुआ है, हीट में स्टूडेंट का ग्रुप बनाया हुआ है, फैकल्टी का ग्रुप बनाया हुआ है। अब उसमें फायदा ये होता है, ग्रुप बनाने से ग्रुप को राइट्स दे दिए जाता है, बजाय ये कि हर स्टूडेंट को अलग अलग राइट्स दिए जाएं, ग्रुप को राइट्स दे दिए जाए। तो ग्रुप को जब राइट्स दे दिए जाते हैं तो ग्रुप के ऊपर जो राइट्स मिले हुए उसके सारे मेंबर्स को वो राइट्स मिल जाएंगे, तो मैनेज करने में आसानी होती है, ठीक है। ग्रुप आईडीज ये होती है, तो ग्रुप बनाए जाते हैं और उनके अंदर जो है फिर यूजर सारे क्रिएट होते हैं। तो ये प्रोटेक्शन से मुतालिक था। बाकी कर्नल जो है वो बैकग्राउंड में डेटा स्ट्रक्चर यूज कर रहा होता है, डेटा स्ट्रक्चर आप पढ़ चुके हो, ठीक है। तो कर्नल यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम वो पार्ट जो कि चल रहा होता है हर वक्त, उसको कर्नल कहते हैं। तो डेटा स्ट्रक्चर जो है वो यूज करता है, जैसे ज्यादातर वो प्रोटोकॉल जो कर्नल यूज करता है डेटा स्ट्रक्चर, वो आपका लिंक लिस्ट है। तो बस यहाँ पर डायग्राम दिखाई गई है, सिंगली लिंक लिस्ट, डबली लिंक लिस्ट, ये आपको आइडिया होगा। सिंगली लिंक लिस्ट कैसे क्या होता है कि एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट पे जाना है तो उसका एड्रेस यहाँ रखा होता है, दूसरे एलिमेंट में चले जाते हैं, तीसरे एलिमेंट पे जाना है उसका एड्रेस यहाँ रखा होगा। तो ये कौन सी है, सिंगली लिंक लिस्ट। डबली लिंक लिस्ट का मतलब क्या होता है कि एक यानी कि प्रीवियस भी जा सकते हो एक वैल्यू से, आगे भी जा सकते हो, बैकवर्ड फॉरवर्ड दोनों जगह जा सकते हो। ऐसी लिंक लिस्ट को कहते हैं डबली लिंक लिस्ट। और सर्कुलर में क्या होता है, आप एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू पे गए, एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू पे गए, दूसरे के बाद तीसरी वैल्यू पे गए, इस तरह चलते गए, जब आखिरी वैल्यू पे पहुंचे तो वहां से आप वहां पर एड्रेस रखा था पहली वैल्यू का, तो ये एक तरह से सर्कुलर हो गया। तो ये सर्कुलर लिंक लिस्ट। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा जो काम कर रहा होता है मेमोरी मैनेजमेंट का, खास तौर पे वो जो है कर्नल के थ्रू ही कर रहा होता है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम डेटा स्ट्रक्चर के थ्रू ही कर रहा होता है, जिसमें ज्यादातर लिंक लिस्ट यूज होती है। अच्छा जी, डीएस में पढ़ा था ये तो, हाँ डीएस में आपको वैसे भी आइडिया देने के लिए कि कर्नल के अंदर डेटा स्ट्रक्चर ही यूज हो रहा है। अच्छा जी, और बाकी कर्नल जिस तरह से आपने पढ़ा होगा बाइनरी सर्च ट्री का, तो सर्चिंग भी होती है विंडोज वगैरह में, आप देखो आजकल तो बड़ी अच्छी सर्चिंग हो रही है। आप टाइप करते हो, कोई भी चीज टाइप करो, फौरन जो है वो टाइपिंग के दौरान ही आपको सजेस्ट कर रहा होता है, तो बहुत अच्छे सर्चिंग के एल्गोरिथम्स आ गए।
तो कर्नल डेटा स्ट्रक्चर्स को यूज करता है, सर्चिंग एल्गोरिथम्स यूज करता है और इस तरह हैश वैल्यू भी यूज करता है। ये हमारा ये तो बस ऐसी चीजें जो सिर्फ नॉलेज होनी चाहिए आपको, इस एग्जाम में ये नहीं आएंगी। डेटा स्ट्रक्चर का ये जो कर्नल का डेटा स्ट्रक्चर है, हैश मैप वगैरह, ये नहीं आएगा। ये सिर्फ आपको समझ बुक में था तो यहाँ स्लाइड में आ गया। बाकी कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट्स में भी आपको पता है स्टैंड अलोन कंप्यूटर्स होते हैं जो आप घरों में यूज करते हैं, लेकिन जाहिर है नेटवर्क का पार्ट तो आप बनते ही हो। लैपटॉप भी लेके यूनिवर्सिटी में आ जाओगे तो वायरलेस नेटवर्क के जरिए से आपको लैन पे आ जाओगे, और ये थिन क्लाइंट्स कहलाते हैं वो, ठीक है। तो थिन क्लाइंट्स मतलब वेब टर्मिनल होते हैं। आप जो है किसी भी अपनी एप्लीकेशन को जो है अपनी एप्लीकेशन के साथ आप जो है अपने लैपटॉप के साथ हैंडल डिवाइस के साथ आप कनेक्ट हो सकते हो नेटवर्क के ऊपर। और फायरवॉल इंस्टॉल होती हैं जो कि आपके कंप्यूटर को भी बचाती हैं दूसरे अटैक से। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना वो फायरवॉल वगैरह इन सारी चीजों को सपोर्ट करता है। बस यहाँ ये बात बतानी थी कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हाँ हैश वैल्यू इंक्रिप्शन के लिए होती है। अगर ऐसी पूछा था किस लिए होती है, इंक्रिप्शन के लिए होती है हैश वैल्यू, ज्यादातर पासवर्ड के लिए। पासवर्ड की जो इंक्रिप्शन होती है ना हैश के जरिए होती है। इस तरह से आप देखो ऑपरेटिंग सिस्टम ये बता रहे हैं ओके कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट में क्या क्या आ सकता है। आजकल हमारे पास मोबाइल्स आ गए, ठीक है, हैंडल्ड स्मार्टफोन से टैबलेट्स हैं, और जाहिर है ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसमें ज़्यादातर एंड्रॉयड वगैरह यूज हो रहा है, और जीपीएस के फीचर्स भी हैं। तो ये हम ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इन सबको भी जो है ना मैनेज कर रहा होता है अपने में कि कौन सी वायरलेस डिवाइसेस हैं, उनको कैसे कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाए। तो ये भी काम ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो देख रहा होता है। इसके अलावा जो है डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, यानी कि मुख्तलिफ सेपरेट हेट्रोजीनियस सिस्टम का मतलब क्या है, कोई लैपटॉप आ गया, कोई पीसी आ गया, ये अलग अलग किस्म की चीजें होंगी ना, मोबाइल आ गया। अब ये सारे डिवाइसेस अलग अलग है लेकिन सारे सिस्टम के ऊपर जो है ना मौजूद है, और मुख्तलिफ तरीके से हम नेटवर्क बना लेते हैं। जैसे कि लैन बन गया, लोकल एरिया नेटवर्क, ये आपने डीसीएन में पढ़ लिया होगा, वाइड एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो मुख्तलिफ किस्म के नेटवर्क्स हैं और इनके ऊपर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है चीज़ों को, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट करने का फायदा होता है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल देखी थी, जैसे ओरेकल है, वो एक सिस्टम पे सारी चीजें नहीं होती बल्कि मल्टीपल सिस्टम के ऊपर जो है इसको फैला दिया जाता है। और इससे फायदा ये होता है कि वो अगर एक सिस्टम क्रैश हो जाएगा तो पूरा आपका डेटा ज़ाया नहीं होगा, बल्कि जो है वो उसका एक तरह से वो मल्टीपल लोकेशन से एक्सेसिबल होता है, बैकअप भी बन सकता है, मिररिंग भी हो जाती है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट जो है आजकल यही चल रही है, डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट, और ऑपरेटिंग सिस्टम इसको सपोर्ट करता है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट ना करे तो फिर ये चीज़ नहीं हो पाएगी। तो ये इसका विजन रखा जाता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग को सपोर्ट करे। इसके अलावा आप देखें कि क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग की हम बात करें तो क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग में जो है मुख्तलिफ क्लाइंट्स होते हैं। कोई आपके नेटवर्क पे जो है डेस्कटॉप से लॉगिन हुआ हुआ है, कोई लैपटॉप से लॉगिन हुआ हुआ है, कोई स्मार्टफोन से लॉगिन हुआ हुआ है, और सर्वर पीछे एंड पे एक ही है, ठीक है। तो कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाती है, तो ये क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग कहलाती है। जैसे कीट के अंदर डोमेन बना हुआ है कीट.pfkit.edu.pk, ठीक है। तो ये डोमेन बना हुआ है, और फिर भी इस डोमेन का जो है वो इस डोमेन का पार्ट बन जाते हैं सारे डिवाइसेस, इसको पार्ट बनाया जाता है, इस डोमेन का पार्ट बना दिया जाता है, तो क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन हो जाती है। तो क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन कराना ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम अपना पार्ट प्ले करता है, ठीक है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज का सर्वर एडिशन इंस्टॉल करोगे वो सर्वर बन जाएगा। विंडोज 10 सर्वर नहीं बन सकता क्योंकि विंडोज 10 क्लाइंट है, क्लाइंट के लिए बना है, ठीक है। विंडोज 10 सर्वर एडिशन हर ऑपरेटिंग सिस्टम का अलग होता है। तो विंडोज 2013 सर्वर एडिशन या इस तरह के सर्वर एडिशन विंडोज के आ रहे हैं, लिनक्स के भी हैं, तो उससे वो मशीन सर्वर बन जाएगी जिसपे सर्वर इंस्टॉल कर दोगे। नेट पे मिल जाते हैं जी, सर्वर के ऑपरेटिंग सिस्टम्स नेट पे मिल जाते हैं सर? नेट पे यार उस असल में बहुत जीबीज में होते हैं वो, फिर नेट पे कितना डाउनलोड करोगे, मिल तो जाते हैं, सारे अवेलेबल है, सारे अवेलेबल है। और लिनक्स के खास तौर पे तो वो तो फ्री है सारे, बल्कि इसके भी मिल जाएंगे आपको, विंडोज के भी मिल जाएंगे। यार नेट पे जाके लिख दो माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर विंडोज सर्वर एडिशन लिख दो, आ जाएगा। लिनक्स के अंदर कर दो सर्वर, लिनक्स तो सारे फ्री हैं, यूबंटू के कर लो,
सारे फ्री हैं, वो आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो। विंडोज के भी जो है ना वो सर्वर एडिशन में लिमिटेड फीचर्स के साथ फ्री है, तो वो आप डाउनलोड करके चला सकते हो। लिमिटेड फीचर्स तो चलेंगे जो कि काफी होते हैं हमारे लिए, सही सर। ओके। लेकिन जाहिर है सर्वर एडिशन जो है ना वो थोड़े बड़े होते हैं, जीबीज में होते हैं, वो टाइम लगेगा उसको डाउनलोड करने। लैब में करवाया शायज़ेब कह रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट पीयर टू पीयर, इसकी लैब तो आपकी नहीं है ना ऑपरेटिंग सिस्टम की है? जी सर सर लैब है है सर। सर। लैब में क्या क्या चीजें हो रही हैं? सर लैब में लास्ट टाइम लिनक्स पे उन्होंने कुछ मतलब इंस्टॉल करवाया था बस, और उससे पहले सर सी लैंग्वेज पे कराया था एक दो सर प्रोग्राम। हमें सर सिर्फ सी लैंग्वेज पे करवाया है, कुछ नहीं करवाया। उबंटू वगैरह पे नहीं आया, लिनक्स वगैरह पे हम तो सर उबंटू इंस्टॉल करवाइए। उबंटू इंस्टॉल करवा के 3-4 कमांड्स चलवाई थी सर। अच्छा, सही है। लेकिन सर ऑपरेटिंग हमारा सिस्टम ये की सब कुछ नहीं हुआ। फंक्शनैलिटी देख लो, मैं अभी प्रोजेक्ट लिस्ट रखूंगा, तो आप असल में वो इसलिए भी होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के जो कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर भी आप देख लेना, वो लैब के अंदर भी दिखाए जाते हैं। लेकिन ये है कि ज़ाहिर ये सब्जेक्ट जो हमारा जो पढ़ रहा होता है ना, ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। प्रैक्टिकली जो है वो वहाँ पर आप लैब में जो आप कर रहे होगे, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के जो मुख्तलिफ फीचर्स हैं उसको फेमिलियर करवाने के लिए आपको लैब कराई जाती है। सर इसका सर प्रोजेक्ट किस टाइप का होगा? प्रोजेक्ट में आपको रखूंगा, प्रोजेक्ट के अंदर जो है ना ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्तलिफ चीज़ों को इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से होगा, तो उसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, आप अपने देख लेना पसंद का। कुछ में सर प्रोजेक्ट मोबाइल की सर एप्लीकेशन भी बनानी हो सकती है। जी प्रेजेंटेशन टाइप का होता है सर? जी प्रोजेक्ट इसका प्रेजेंटेशन टाइप का होगा? ये प्रेजेंटेशन टाइप का नहीं होगा। सर सर इसमें हमें एप्लीकेशन किस टाइप की, सिस्टम एप्लीकेशन टाइप बनाना होगा? मुख्तलिफ चीजें होती है ना, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम मुख्तलिफ काम कर रहा है, तो मुख्तलिफ ऑपरेटिंग सिस्टम के छोटे छोटे काम का हम प्रोजेक्ट बना देते हैं, ऐसा भी करते हैं, तो ताकि जो है ना वो चीज़ जैसे मिसाल के तौर पे मल्टी प्रोग्रामिंग है, मल्टी प्रोग्रामिंग भाई आप कुछ ऐसे बना के दिखाओ कि इसमें मल्टी प्रोग्रामिंग नजर आए, सिमुलेशन बेस और अगर हम अपना ओएस बनाना चाहें खुद? ओएस तो बहुत बड़ी चीज़ है, ओएस की छोटी छोटी चीज़ें भी बना लो, वही प्रोजेक्ट बन जाता है। ओएस तो बहुत बड़ी मतलब सर वो सिस्टम एप्लीकेशन की कैटेगरी में ही आता है जो प्रोजेक्ट में बनाएंगे। हाँ, प्रोजेक्ट ना ऑपरेटिंग सिस्टम के छोटे जो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं ना, उसकी इंप्लीमेंटेशन करोगे। ऑपरेटिंग सिस्टम इटसेल्फ बहुत बड़ी चीज़ होती है, वो तो एक जी बहुत सर। बड़ी टीम मिलके भी बहुत अरसे में बनाती है ऑपरेटिंग सिस्टम, तो जैसे विंडोज वगैरह है ये, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जी हैं। सर, वो अगर लेकिन हम ये बना है लें तो तो आपको जो है ना कम से कम उसका आइडिया हो, तो मुख्तलिफ ऑपरेटिंग सिस्टम के छोटे छोटे जो काम है उसको प्रोजेक्ट की शक्ल दे के आपसे बनवाया जाए। सर प्रोजेक्ट लिस्ट जल्दी बता दें सर, ताकि हम उस पर चलो काम प्रोजेक्ट करना लिस्ट शुरू कर में दें। रख दूंगा, ऐसा अगले इस हफ्ते रख देता हूँ आपको प्रोजेक्ट लिस्ट, ठीक है, ताकि आपको वहाँ पर भी हेल्प मिल जाए, आइडिया हो। बाकी पीयर टू पीयर डीसीएन में आपने पढ़ लिया होगा ये मैश, और पीयर टू पीयर पी टू पी क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर जो है वो पी टू पी जो है वो भी एक तरह की कम्युनिकेशन सिस्टम है, जैसे आपने देखा होगा आजकल सर स्काइप है। सर ये तो स्टार टोपोलॉजी है। नहीं स्टार नहीं है भाई, ये मैश है, स्टार नहीं है। बना हुआ दिख रहा है स्टार है, ये स्टार नहीं है। स्टार में क्या होता है, स्टार में तो सेंट्रल डिवाइस होती है, और सारे सेंट्रल डिवाइस से कनेक्ट होते हैं, ऐसे ही होता है ना। यहाँ कोई सेंट्रल डिवाइस नहीं है, सब आपस में डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो रही है। टोपोलॉजी तो ये मैश है, लेकिन ये कि पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी है, यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी है। रीडिंग है ना सर ये डीसीएल में सर आप पढ़ चुके हैं, यहाँ पर सिर्फ ये बता ये रहा है कि ये सारी चीजें पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन भी ऑपरेटिंग सिस्टम का कराना है, ये इसका काम है। जैसे स्काइप के अंदर आप करते हो, स्काइप में क्या होता है कि एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग दो लोगों के दरमियान है, ठीक है, तीसरा उसमें बीच में नहीं आ सकता। अगर तीसरा कोई बीच में आएगा तो आप अलाउ करोगे तो फिर पार्टिसिपेट करेगा, तो ये पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन होती है, P2P, पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क, ठीक है। यानी कि उस कम्युनिकेशन के दरमियान में जो पार्टिसिपेंट जिसकी पॉइंट में कनेक्शन बना है सिर्फ वही इन्वॉल्व होंगे, ज्यादातर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह में होता है। और ये वर्चुअलाइजेशन छोड़ दीजिए, VMware की बात हो रही है यहाँ, तो चले VMware ही बता दो। VMware का नाम सुना है आपने?
वर्चुअलाइजेशन, VMware के नाम से एक सॉफ्टवेयर है, ये रहा लिखा हुआ, इसका नाम सुना है कभी? यस सर, इसके जरिए हम सर दूसरा सॉफ्टवेयर भी चला, ऑपरेटिंग सिस्टम चला सकते हैं ना, एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम में। हाँ, इसके जरिए से जो है ना आप जो है विंडोज, लिनक्स वगैरह 10 तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम एक साथ चला सकते हो, तो एक ही मशीन पे एक ही साथ। तो ये अलग एक तरह से एक वर्चुअल इन्वायरमेंट दे देता है, वर्चुअल मशीन मैनेजर, इस तरह के सॉफ्टवेयर हैं, VMware वर्चुअल बॉक्स इस नाम से हैं, आप इंस्टॉल कर लो, विंडोज भी होगी, आप साथ साथ लिनक्स भी इंस्टॉल कर सकते हो VMware पे। और VMware तो बहुत पावरफुल चीज है, 10 सर्वर एक ही सर्वर में इंस्टॉल कर सकते हो, यानी कि एक सर्वर मशीन बनाई, आजकल कंपनीज ये कर रही हैं पैसे बचाने के लिए भी, और काफी प्रॉफिट भी होता है उनको। एक ही सर्वर बनाया लेकिन उसके अंदर 10 सर्वर्स बना दिए एक ही में, और बाहर की दुनिया में लोगों को 10 नजर आएंगे कि प्रॉक्सी सर्वर अलग है, वेब सर्वर अलग है, ठीक है, फाइल सर्वर अलग है, और जो है ईमेल सर्वर अलग है, लेकिन हकीकत में वो एक ही मशीन पे होंगे, लेकिन अलग अलग तरीके से उनको जो है ना अलग अलग उनको इम्यूलेट करके अलग अलग वो कंप्यूटर जो है वो दिख रहे होंगे लोगों को अलग अलग सर्वर दिख रहे होंगे, लेकिन हकीकत में वो एक ही मशीन पे होंगे। तो VMware ये काम करती है, ठीक है, तो ये भी बहुत पावरफुल टूल है और लोग यूज करते हैं, लेकिन जाहिर है ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें चाहिए होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी VMware को सपोर्ट करेगा तो काम होगा वर्चुअलाइजेशन का। वर्चुअलाइजेशन का मतलब क्या है, हकीकत में वो चीज एग्जिस्ट नहीं करती लेकिन उसको बना के दिखाया जा रहा है, इसको कहते हैं वर्चुअलाइजेशन। तो बहरहाल ये एक ऑपरेटिंग, यानी सारी ऑपरेटिंग सिस्टम के फीचर्स बताए जा रहे हैं यहाँ पर। तो यही होता है, देखो मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर लिया, आपका हार्डवेयर एक ही है, वर्चुअल मशीन मैनेजर लगा हुआ है यहाँ पर, यानी कि VMware लगा हुआ है सॉफ्टवेयर, तो आपके वो एक VMware 1 यानी कि वर्चुअल मशीन 1, वर्चुअल मशीन 2, उसने मल्टीपल वर्चुअल मशीन बना सकते हो आप। पीसी एक ही है लेकिन आपने 3 पीसी बना लिए, हर पीसी को एक वर्चुअल मशीन कह रहे हैं, वर्चुअल मशीन 1, वर्चुअल मशीन 2, वर्चुअल मशीन 3। एक पीसी है लेकिन बाहर की दुनिया में नजर क्या आएगा लोगों को, 3 पीसीज है, और बाहर जो है 3 अलग अलग कम्युनिकेशन अलग अलग पीसी से कर रहे होंगे, लेकिन हकीकत में वो पीसी एक ही है, बैकग्राउंड में तो एक ही पीसी है, लेकिन इसको इम्यूलेट जो किया है, इम्यूलेशन कहते हैं, इम्यूलेट जो किया है वो वर्चुअली वो अलग अलग वर्चुअल मैनेजर के जरिए अलग अलग वर्चुअल मशीन बना के किया गया। तो जब आप वर्चुअल अगर VMware इंस्टॉल करो अपने पास, तो आपसे वो पहले ही पूछेगा कि कौन वर्चुअल मशीन का नाम क्या रखना है आपने, वो आप वर्चुअल मशीन बनानी पड़ती है शुरू में, जितने ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने होते हैं उतने वर्चुअल मशीन बनाते हो फिर। तो बहरहाल ये वर्चुअलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम इसको सपोर्ट करता है। क्लाउड कंप्यूटिंग को भी वर्चुअल ये सपोर्ट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, आजकल क्लाउड कंप्यूटिंग का जो दौर है, तो क्लाउड का मतलब क्या है कि ज़ाहिर इंटरनेट के ऊपर सारी चीज़ें अवेल कर दी जाती हैं, और जैसे सॉफ्टवेयर है सर्विस, मल्टीपल सॉफ्टवेयर अवेलेबल कर दिए जाते हैं इंटरनेट पे, ठीक है ना, प्लेटफॉर्म है सर्विस, मल्टीपल एप्लीकेशन जो है क्लाउड पे रखी हुई जिसको हम यूज करते हैं। एंड्रॉइड पे जैसे आप प्ले स्टोर पे जाते हो, जो भी डाउनलोड करते हो क्या है क्लाउड पे है ना, सारी जो सॉफ्टवेयर है वो सारी एप्स ही कहलाती है ना, एप्स हैं वो सारी, तो वो एप्स है, एप्लीकेशंस हैं जिसको आप डाउनलोड कर लेते हो क्लाउड से और यूज करते हो, और इस तरह से प्लेटफॉर्म है सर्विस, ठीक है, कोई प्लेटफॉर्म भी आप यूज कर सकते हो, जैसे कोई डेटाबेस सर्वर है ओरेकल का, वो आप यूज कर लो कि आप जो है वो नेट पे ओरेकल का सर्वर आपने इंस्टॉल तो नहीं किया, लेकिन आपने एक सर्विस के थ्रू जो है वो क्लाउड से ले ली उसकी सर्विस, और अब आप डेटाबेस का काम कर रहे हो उस पर, या इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, ठीक है, आपने कोई बहुत सारा डेटा है जो बैकअप में स्टोर करना है, वो आपने क्लाउड पे, जैसे आजकल गूगल ड्राइव वगैरह पे स्टोरेज हो रही है, सब चीजें हो रही हैं, तो एक तरह से आपने उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है गूगल का वो आप यूज कर रहे हो। हालांकि